Hello बच्चों, welcome to the first class for the new chapter machines. This chapter is for ICSE 10th. बताना ज़रूरी है क्योंकि गलती से बच्चे कोई और बोर्ड के अपना वाला लेक्चर देख लेते हैं ICSE वालों का एंड फिर बोलते हैं सर सिलेबस में तो है ही नहीं ये चैप्टर. सो इसीलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ दिस इज मशीन्स फॉर ICSE 10th. ओके, अब मशीन्स चैप्टर में व्हाट आर वी सपोज टू लर्न इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे. सो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स, ठीक है, और हाउ डू यू क्लासिफाई देम एंड उस मशीन का पर्पस क्या है. तो वेदर इट विल हेल्प अस डू आवर वर्क फास्टर और विल इट हेल्प अस डू अ डिफिकल्ट जॉब एंड मेक इट ईजियर फॉर अस. तो ये सारी बातें देखेंगे. देन वी विल ऑल्सो स्टडी लीवर्स एंड द लास्ट थिंग दैट वी विल बी स्टडिंग इज अबाउट पुलीज. तो लेट अस बिगिन नाउ. टू बिगिन विथ व्हाट इज अ मशीन. तो एक मशीन क्या है. सो एज पर द डेफिनेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक, मशीन एक ऐसा डिवाइस है जो हम लोगों को एक रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम करने में हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बहुत बड़ा स्टोन है, ठीक है, और उसको मुझे पुश करना है लेकिन होगा नहीं मेरे से क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है, आई एम नॉट दैट पावरफुल ना, तो हम लोग खुद से जो काम नहीं करेंगे वो हम लोग एक मशीन के हेल्प से करेंगे. सो वील प्रोबेबली कॉल अ बुलडोजर एंड वील ट्राई एंड पुश इट, और वी कैन टाई इट विद अ रोप एंड ट्रैक्टर से बांध कर हम लोग उसको खींच सकते हैं. तो व्हाई मशीन्स? बिकॉज दे आर मोर पावरफुल देन अस. ठीक है, तो मतलब मैं जितना फोर्स उस पर लगा पाऊंगा उससे ज़्यादा फोर्स वो मशीन लगा पाएगा, राइट. सो ही इज मल्टीप्लाइंग द फोर्स, मतलब हम लोग का मल्टीपल टाइम्स फोर्स उसके पास ज़्यादा होगा. सो बेसिकली अ मशीन इज अ डिवाइस विच कैन हेल्प अस ओवरकम अ रेजिस्टिव लोड बाय अप्लाइंग एफर्ट इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन एट अ कन्वीनियंट पॉइंट एंड ऑल्सो हेल्प अस गेट गेन इन स्पीड. मतलब अगर कोई चीज़ मुझे फटाफट करनी है तो भी गेन इन स्पीड, मतलब मुझे जो काम करना है उसको और फास्ट करना है, तो आई विल टेक हेल्प ऑफ अ मशीन. तो उससे मेरा काम और फास्ट हो जाएगा. एंड काफ़ी बार अगर मेरे लिए कोई एक काम करना डिफिकल्ट है, नॉट बिकॉज मेरे पास पावर नहीं है, नॉट बिकॉज मुझे वो फास्ट करना है, जस्ट बिकॉज के मुझे वो काम करने में दिक्कत हो रही है बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग इट, क्योंकि अजीब सा पोजिशन है या कुछ डिफिकल्ट सिनेरियो है. फॉर एग्जाम्पल, अगर पुली है आपके पास एंड एक वेल है, तो हमेशा आपने देखा होगा, मतलब जनरली वेल्स के ऊपर एक पुली रहता है, स्ट्रक्चर के ऊपर पुली माउंट किया रहता है एंड लोग पुली के ऊपर से रस्सी डाल के बाल्टी से उसमें पानी निकालते हैं. तो व्हाई डू दे यूज अ पुली? इट इज बिकॉज दे वांट टू अप्लाई देयर एफर्ट इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन. इसका मतलब ये हुआ कि अभी देखो, अगर आप पुली नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक वेल है आपके पास और उसमें से आपको पानी निकालना है, तो आप क्या करोगे, रस्सी का एक एंड आप बाल्टी से बांध दोगे एंड उस बाल्टी को वेल के अंदर डालोगे एंड देन यू विल पुल इट अपवर्ड्स, राइट. नाउ व्हेन यू आर पुलिंग इट अपवर्ड्स, आपका हाथ का एक्शन कैसा है, ऊपर की तरफ खींच रहे हो, आप हाथों से अपनी रस्सी को ऊपर की तरफ खींच रहे हो. नाउ व्हेन यू आर अप्लाइंग एफर्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, आपको अगेंस्ट द ग्रेविटी को आपका हाथों को ऊपर लेना है, अगेंस्ट द ग्रेविटी. नाउ दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है. तो अब जब पुली में लगा देता हूँ तो क्या होता है कि पुली के ऊपर से आपने रस्सी को डाला है जहाँ पे नीचे बाल्टी कनेक्टेड है और रस्सी का दूसरा एंड आपके हाथों में है, तो अभी उस बाल्टी को ऊपर लाने के लिए आपको रस्सी को नीचे खींचना पड़ता है. सो नाउ व्हेन यू आर अप्लाइंग द फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज अलोंग द ग्रेविटी, तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है. आपको वजन तो उतना ही उठाना पड़ेगा जितना उस बाल्टी के पानी का होगा, ठीक है, बट इन दिस केस एटलीस्ट आप कंफर्टेबली वो काम कर पाओगे, ठीक है. सो इसमें आपने सिर्फ जिस डायरेक्शन में आप एफर्ट लगा रहे हो वो आपने चेंज किया है. पहले आप ऊपर की तरफ एफर्ट लगा रहे थे विच वॉज अगेंस्ट द ग्रेविटी, इसीलिए डिफिकल्ट था. बाद में एक बार पुली आ जाने के बाद आप रस्सी को नीचे के डायरेक्शन में खींच रहे हो विच इज अ क्वाइट ईजियर. आपको एकदम एफर्टलेस लगेगा, हाँ एकदम आराम से हो रहा है. सो आपने काम तो वही किया है बट दिस विल बी मोर कंफर्टेबल, ठीक है. तो इसमें सिर्फ आपने चेंज इन डायरेक्शन किया है. सो इवन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मशीन, कि जो हमारे एफर्ट को एक कन्वीनियंट डायरेक्शन में अप्लाई करने के लिए जो हेल्प करे. दैट मशीन इज अ मशीन विच इज हेल्पिंग अस, गिव अस कंफर्ट, इन लाइक
एक कंफर्टेबल वे में अपने को एफर्ट अप्लाई करने के लिए हेल्प कर सकता है। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स, मतलब कोई आपको हेल्प करेगा हैवी चीज़ों को उठाने में, कोई आपको आपका काम फास्ट करने में हेल्प करेगा, और कोई मशीन ऐसा होगा जिसका यूज़ आप अपने एफर्ट को एक कन्वीनियंट डायरेक्शन में अप्लाई करने के लिए आप यूज़ करोगे, राइट। सो नाउ टू अंडरस्टैंड मशीन्स देयर आर अ फ्यू टर्म्स दैट यू शुड नो। इसमें 3 टर्म है जो हम लोग को स्टडी करना है। फर्स्ट है मैकेनिकल एडवांटेज, जिसको MA बोलते हैं। सेकेंड इज वेलोसिटी रेशियो, जिसको हम लोग VR बोलेंगे। एंड द थर्ड टर्म दैट यू नीड टू नो इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का सिंबल है मीटा। ये 3 चीज स्टडी करना है। तो अभी मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज, व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज? मैकेनिकल एडवांटेज इज अ रेशियो, ठीक है। ये टर्म का मतलब क्या है? इट इज अ रेशियो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज। अभी व्हाट आर दो सिमिलर क्वांटिटीज? दैट इज लोड एंड एफर्ट। So basically mechanical advantage is the ratio of load to effort, ठीक है, load to effort. Now to understand mechanical advantage आपको load और effort समझना होगा, ठीक है। तो it is very simple. अगर एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, जो ऐसे रास्ते में पड़ा है, now if I am here and I am trying to push this, ठीक है, तो ये बहुत पत्थर बड़ा है, मेरे साइज से भी बड़ा पत्थर है, तो हिलने वाला तो है नहीं, it is very heavy. सो जो मैं फोर्स लगा रहा हूं पत्थर को इस तरफ पुश करने के लिए, मेरा फोर्स विल बी कॉल्ड एज द एफर्ट, बिकॉज ये मैं अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। जो भी फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं उसको मैं एफर्ट कहता हूं। एंड जो रेजिस्टेंस देगा ना, अभी पत्थर जो ये वाला है, इट इज नॉट मूविंग, इट इज गिविंग मी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है, इसको मैं क्या कहूंगा? लोड, ठीक है। सो दिस इज माई लोड, एंड वो भी मुझे रेजिस्ट कर रहा है। एंड एफर्ट मतलब मेरा फोर्स, जितना फोर्स से मैं उस पत्थर को मूव करने का ट्राई कर रहा हूं, दैट इज माई एफर्ट। एंड पत्थर का खुद का वेट, इन दिस केस उसका वेट इज द लोड, राइट। अगर वो हल्का होता था तो लोड हल्का हो जाता था, तो मैं आराम से पुश कर लेता था। लेकिन अभी इसका लोड ज्यादा है, मतलब क्या है? इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। व्हाई? बिकॉज उसका वेट ज्यादा है। तो इन दिस केस लोड इज माय वेट, ठीक, मतलब इज द वेट ऑफ द स्टोन। तो अभी समझ में आ गया एफर्ट और लोड क्या है इन सिंपल टर्म्स, ठीक है। सो लोड इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड एफर्ट इज द फोर्स बाय विच वी आर द फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग टू ओवरकम दैट लोड। अब मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट। अभी लोड भी एक फोर्स है, एफर्ट भी एक फोर्स है। तो अगर लोड एक फोर्स है तो उसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा। एफर्ट भी एक फोर्स ही है, मेरा फोर्स को ही मैं एफर्ट बोल रहा हूं। सो एफर्ट भी क्या है? एक फोर्स है, तो उसका यूनिट भी क्या होगा? न्यूटन। सो इट इज द रेशियो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज, दोनों फोर्स का रेशियो है, तो दोनों का यूनिट सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो दिस विल बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। अब मैकेनिकल एडवांटेज समझ गए हम लोग, इट इज द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट। अभी फॉर एग्जांपल वो वापस मैं वेल वाला एग्जांपल देता हूँ। तो उसमें जो बकेट में जो वाटर है, ठीक है, बकेट का वेट प्लस वो वाटर का वेट, ये दोनों चीज को हम लोग ऊपर उठा रहे हैं, राइट। सो दैट विल बी आवर लोड, ठीक है। एंड उस लोड को उठाने के लिए जो हम लोग एफर्ट डाल रहे हैं, हम लोग जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑन द रोप, दैट विल बी आवर एफर्ट, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट। लेट्स से वो बकेट का वेट इज 10 kg वेट, बकेट का वेट इज 10 kg वेट, तो अपना लोड क्या हो जाएगा? 10 किलोग्राम फोर्स, राइट। मैं kgf में लिख रहा हूं, मैं न्यूटन्स में नहीं लिख रहा, दिस इज फाइन। एंड जो एफर्ट मुझे लगाना पड़ रहा है, जितना बकेट का वेट है उतना ही मुझे एफर्ट लगाना पड़ेगा, राइट। तो मेरा एफर्ट भी कितना है? 10 kgf,
देखो जब आप ये रेशियो लोगे ना तो दोनों को सेम यूनिट में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको केजीएफ में रखा और इसको न्यूटन में रखा, ऐसा नहीं चलता, दोनों को सेम यूनिट में। सो अगर अभी इस कंडीशन में मैं मैकेनिकल एडवांटेज ढूंढना चाहता हूं एक पुली का, तो समझ लो ये वेल है, ठीक है, इसके ऊपर वो स्ट्रक्चर है लकड़ी का, ठीक है, यहाँ पे एक पुली उन्होंने अरेंज किया है एंड ये रस्सी अपर है हमारे हाथ में है, ठीक है, एंड रस्सी का दूसरा एंड इज गोइंग इनसाइड जहाँ पे एक बकेट है, ठीक है। तो ये बकेट का लोड कितना है 10 है, एंड जो हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं वो हम लोग नीचे के डायरेक्शन में लगाएंगे, राइट। सो लेट मी जस्ट डू दिस नाइसली। ठीक है, तो ये रस्सी को हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेंगे, राइट, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो विच इज मच इजियर। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पुली ये लोड ऊपर जाएगा एंड रस्सी को हम लोग एक एंड से नीचे खींचेंगे तो ये एंड उतना ही ऊपर जाएगा, राइट। तो लोड मेरा 10 है, एफर्ट भी मेरा 10 है, तो दोनों का रेशियो लेना है मैकेनिकल एडवांटेज। तो 10 डिवाइड बाय 10 कैंसिल करूंगा तो 1 हो जाएगा। तो इस केस में एक पुली का मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ, 1 हुआ, ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल, यही समझाना था, ओके। अब हम लोग एक चीज समझते हैं, वेलोसिटी रेशियो। अभी एक बात मैं बता देता हूं कि बिफोर वी मूव ऑन टू वेलोसिटी रेशियो, एक सिंपल सी बात है कि ये मैकेनिकल एडवांटेज मैंने क्यों समझाया। तो मैकेनिकल एडवांटेज एक्सप्लेन करने के पीछे का रीजन ये है कि मैकेनिकल एडवांटेज अगर मशीन का आपको पता है तो उससे आप आइडिया मिलेगा आपको कि ये मशीन क्या करता है, क्या हमारा फोर्स को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है। जैसे कि इस बड़े पत्थर के केस में मेरा फोर्स बहुत कम पड़ रहा था, तो आई नीडेड अ ट्रैक्टर और अ बुलडोजर टू पुश द स्टोन, राइट। तो बुलडोजर ने मेरे फोर्स को मल्टीप्लाई किया, मेरा फोर्स जितना था उससे कई गुना ज्यादा उसका था, तो दैट मशीन इज बेसिकली मल्टीप्लाइंग माई एफर्ट। तो मेरा फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये मशीन एक फोर्स मल्टीप्लायर है, ठीक है। तो या फिर वो मशीन मेरा काम करने में, मेरा स्पीड को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, तो इट इज गिविंग मी गेन इन स्पीड। या फिर मेरे सिर्फ एफर्ट का डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है, जैसे कि एक पुली के केस में था कि मेरा एफर्ट पहले अगर पुली नहीं था तो मेरे को नीचे से ऐसे ऊपर खींचना पड़ रहा था, बट विच इज सो आई एम अप्लाइंग द एफर्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड अगर पुली यूज करता हूँ तो मैं नीचे के डायरेक्शन में कंफर्टेबली अपना एफर्ट लगा सकता हूँ। तो एफर्ट दोनों केस में मुझे सेम लगाना है, बट पुली के हेल्प से मैं एक कन्वीनियंट डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हम लोग को मैकेनिकल एडवांटेज देख के पता चल जाएगा। तो हम लोग अगर मैकेनिकल एडवांटेज को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वी विल गेट एन आइडिया वेदर दिस मशीन विल हेल्प अस मल्टीप्लाई आवर फोर्स और वेदर इट विल हेल्प अस गिव अस गेन इन स्पीड और वेदर इट विल जस्ट हेल्प अस चेंज आवर डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, ठीक है। हम लोग के कन्वीनियंट डायरेक्शन में एफर्ट चेंज करने को हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये तीनों में से ये कौन सा रोल परफॉर्म कर रहा है ये मशीन, ये हम लोग को मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू से पता चल जाएगा। इट इज़ अ नंबर, मैकेनिकल एडवांटेज इज जस्ट अ नंबर विच इज़ यूनिटलेस, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड चीज़ के ऊपर आते हैं। सेकेंड चीज़ जो है, सेकेंड टर्म जो है, दैट इज वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। नाउ वेलोसिटी रेशियो इज अ रेशियो ऑफ अगेन टू सिमिलर क्वांटिटीज। वापस सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है तो वापस यूनिटलेस होगा, करेक्ट। सो इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट। Is the ratio of velocity of effort to the velocity of load। देखो वेलोसिटी वेलोसिटी दोनों सेम है, मीटर्स पर सेकंड मीटर्स पर सेकंड, यूनिट्स कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी। सो इट विल बी बेसिकली वेलोसिटी ऑफ एफर्ट एंड वेलोसिटी ऑफ लोड। अभी इसका मतलब क्या हुआ, लेट अस अंडरस्टैंड। देखो अगर मैं वो वेल वाला एग्जांपल देता हूँ तो जो वेलोसिटी से
मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, ठीक है, जो वेलोसिटी से मेरा रस्सी को मैं नीचे खींच रहा हूँ वही वेलोसिटी से वो रस्सी भी ऊपर आएगा, मतलब जो बकेट है उतने ही वेलोसिटी से ऊपर आएगा। अगर मैं रस्सी को फटाक से खींचता हूँ तो बाल्टी भी फटाक से ऊपर आएगा। अगर मैं रस्सी को आराम से खींचता हूँ तो वो बकेट भी आराम से ऊपर आएगा, राइट। सो द वेलोसिटी विथ विच द लोड इज मूविंग, दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ लोड, एंड द वेलोसिटी विथ विच आई एम पुलिंग द रोप, मतलब जो वेलोसिटी से मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, मतलब एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, कितना फटाफट मैं रस्सी को खींच रहा हूँ, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, ठीक है, इन सिंपल टर्म्स। ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करने का जरूरत नहीं, सिर्फ कंसेप्ट समझ लो। देन टेक्स्ट बुक्स जब आप पढ़ोगे और जब इसके बाद में जब एग्जाम्पल्स देके समझाऊंगा तब क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल इतना समझो कि जो स्पीड से बकेट ऊपर जा रहा है, बकेट इज अ लोड, राइट, तो जो स्पीड से बकेट ऊपर जाएगा दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लोड, एंड जो स्पीड से मैं रस्सी खींच रहा हूँ दैट इज द वेलोसिटी ऑफ माई एफर्ट, करेक्ट। सो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है जनरली, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो कैन आई राइट दिस एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, जिसको मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूँ, अपॉन टाइम, करेक्ट। एंड सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ लोड will be displacement of load upon time, yes or no। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हम लोग ने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है। तो अभी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट की जगह पे मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगा न्यूमरेटर में, और सॉरी वेलोसिटी ऑफ एफर्ट की जगह पे, एंड वेलोसिटी ऑफ लोड की जगह पे आई कैन सब्स्टिट्यूट dl अपॉन t, राइट। तो इसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो क्या हो जाएगा, सी दिस विल बी dE अपॉन t अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड क्या है, dl अपॉन t, दिस विल बी बिकम dl अपॉन t, ठीक है। अब मैंने ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन टाइम टेकन बाय एफर्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय लोड, ऐसा TL और TE मैंने नहीं लिखा है, दोनों का टाइम मैंने सेम लिखा है। क्यों? इट इज वेरी सिंपल, जितने टाइम के लिए मैं एफर्ट लगा रहा हूं उतने टाइम के लिए ही लोड पे डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मैं एफर्ट लगाना छोड़ देता हूं तो लोड भी मूव होना स्टॉप हो जाएगा। सो दैट मीन्स टाइम दोनों के लिए सेम ही होगा। दैट इज व्हाई आई हैव नॉट यूज्ड डिफरेंट टर्म्स फॉर टी। ऐसे टी सफिक्स ई नहीं लिखा, टी सफिक्स एल नहीं लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा है ना वैसे यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, क्योंकि जितनी देर के लिए मैं एफर्ट लगा रहा हूँ उतनी देर के लिए लोड मूव होगा। एफर्ट लगाना बंद किया तो लोड भी मूव होना बंद हो जाएगा। सो दैट मीन्स टाइम दोनों के लिए सेम होगा। अगर दोनों टाइम सेम है तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यस, सो अगर टाइम कैंसिल हो जाता है तो आई एम लेफ्ट विथ ओनली द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। सो वेलोसिटी रेशियो को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ठीक है, पहला डेफिनेशन क्या था, वेलोसिटी रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड। यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। दोनों भी डेफिनेशन लिख सकते हो, कोई भी लिखा तो भी चलेगा, इट इज द सेम। सी अभी देखो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट है, दोनों सेम यूनिट्स, सेम फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका यूनिट्स भी सेम होगा। सो दैट इज व्हाई इट विल बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी अगेन। ठीक है, सो हम लोगों ने अभी मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो दोनों को समझ लिया है। मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है, एंड वेलोसिटी रेशियो में हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, या फिर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। ठीक है, अब हम लोग थर्ड चीज पे आते हैं, दैट इज एफिशिएंसी। तो अभी कोई एक मशीन का एफिशिएंसी
से हम लोग को क्या पता चलता है, अगर एफिशिएंसी अगर एक मशीन का पता है तो उससे हम लोग को क्या पता चलता है, ये हम लोग समझते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो समझ में आ गया। अभी वेलोसिटी रेशियो मैंने क्यों एक्सप्लेन किया, अभी ये टर्म अगर आपको पता है, कोई मशीन का वेलोसिटी रेशियो आपको पता है, तो आपको क्या पता चलेगा, सेम चीज़ है कि क्या ये आपका फोर्स को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करेगा या आपके स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हेल्प करेगा, मतलब जिस स्पीड से आप काम कर रहे हो उस स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हेल्प करेगा, या फिर सिर्फ आपके एफर्ट को एक कन्वीनियंट डायरेक्शन में चेंज करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये तीनों में से कौन सा टाइप का रोल परफॉर्म कर रहा है आपका मशीन, ये वेलोसिटी रेशियो को भी देख के समझता है हम लोग को, ठीक है। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड एफिशिएंसी, राइट। सो अभी एफिशिएंसी समझने के लिए आपको पहले वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट समझा देता हूँ, ठीक है, क्या होता है। सो व्हाट इज वर्क इनपुट, तो देखो वर्क इनपुट work input will be equal to force multiplied by displacement। कोई भी वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। तो F इंटू एस, तो अभी यहां पे फोर्स कौन सा होगा, देखो इनपुट मतलब क्या, जो हम लोग ने इनपुट दिया, हम लोग का एफर्ट, राइट, कि मैंने एक मशीन पे इतना इनपुट दिया है, इतना फोर्स लगाया है, तो मेरा अप्लाई किया हुआ फोर्स को मैं एफर्ट बोलता हूं, राइट। तो इस फोर्स की जगह पे मैं एफर्ट लिख सकता हूं, करेक्ट। अब एफर्ट मैं लगाता हूं, जैसे कि वो वेल वाला एग्जांपल वापस पुली वाला देख लेते हैं, तो जो मैं एफर्ट लगा रहा हूं दैट इज माय फोर्स, एंड उस फोर्स को अप्लाई करने से वो रस्सी क्या होता है, डिस्प्लेस होता है ना, दैट रोप इज डिस्प्लेसिंग। पहले यहाँ पे पकड़ के खींचा तो यहाँ से वो रोप यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हुआ, इतना जो डिस्प्लेसमेंट हुआ रोप का, ये इतना, दैट इज माय एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट। पहले मैंने एफर्ट यहाँ पे लगाया था और रोप को यहाँ तक खींचा, राइट। सो दैट मीन्स एफर्ट लगाने से मेरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट हो रहा है, तो इसको मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट लिख सकता हूँ, तो दिस विल बी डी ई। सो वर्क इनपुट इज इक्वल टू एफर्ट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। Now what is my work output? So work output is again force multiplied by displacement। वर्क का फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आउटपुट में क्या हो रहा है, हम लोग ने जो एफर्ट लगाया उससे आउटपुट क्या मिला कि वो बकेट अपना ऊपर आया, राइट। सो जो मेरा लोड है वो मेरा लोड को मैं ओवरकम करने के लिए मैं एफर्ट लगा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे जो आउटपुट एंड पे देखो मैंने जो एफर्ट लगाया उसका आउटपुट क्या है कि मेरा जो लोड है वो ऊपर की तरफ आया, तो मेरा लोड डिस्प्लेस हुआ। तो लोड मतलब क्या, वो भी एक फोर्स है, तो यहाँ पे इस फोर्स की जगह पे मैं लोड लिख सकता हूँ, एंड जब मैं एफर्ट लगाता हूँ वो लोड डिस्प्लेस होता है, राइट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा आउटपुट एंड पे वो मेरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड हो जाएगा डीएल। देखो इट इज वेरी सिंपल, इनपुट कहां पे लगा रहा हूं मैं, रस्सी जो रस्सी मैंने पकड़ा है, रस्सी का जो एंड मैंने पकड़ा है वहां पे मैं एफर्ट लगा रहा हूं, तो उस एफर्ट से क्या हो रहा है, मेरा जो फोर्स है दैट इज माय एफर्ट, एंड जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है रोप का दैट इज माय डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। अभी ये मेरा इनपुट है, इस इनपुट का आउटपुट क्या निकला, आउटपुट ये निकला कि वो बकेट ऊपर आ गया, तो बकेट का जो वेट है दैट इज माय लोड, एंड बकेट जितना डिस्प्लेस हुआ है दैट इज माय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, तो मैं दैट इज माय आउटपुट एंड पे ये हो रहा है ना, लोड अपना डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसीलिए वर्क आउटपुट को मैंने लोड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड लिखा है, ठीक है। तो ये मेरा वर्क इनपुट है, वर्क इनपुट इज एफर्ट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, वर्क आउटपुट इज माय लोड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। नाउ व्हाट इज एफिशिएंसी, अभी कोई भी मशीन का एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, इट इज द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। सो वर्क आउटपुट क्या है मेरा, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड,
एंड वर्क इनपुट क्या है मेरा, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, करेक्ट। दिस इज माई एफिशिएंसी। अगर किसी ने परसेंटेज एफिशिएंसी बोला है तो सिर्फ इसको ऐसे लिख सकते हो, सो परसेंटेज एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि आपको परसेंटेज चाहिए, इसके लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर जो भी आएगा वो परसेंटेज में आएगा। सो दिस विल बी परसेंटेज एफिशिएंसी। और अगर सिर्फ सादा एफिशिएंसी पूछा है तो यू कैन जस्ट राइट वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, फिर वो 100 करने का जरूरत नहीं है। तो अगर परसेंटेज पूछा है तो ही 100 करना है, ठीक है, ये बहुत सिंपल बात है। अब मुझे यहाँ पे है ना देखो लोड अपॉन एफर्ट है, तो ये पूरा टर्म जो है लोड अपॉन एफर्ट, इसको मैं मैकेनिकल एडवांटेज लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ लोड अपॉन एफर्ट, राइट। तो यहाँ पे एल अपॉन ई दिख गया, तो इसको मैं ये पूरे चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैकेनिकल एडवांटेज। और यहां पे टर्म क्या है, डी एल अपॉन डी ई, ये दूसरा टर्म है अपना। तो वेलोसिटी रेशियो क्या था, डी ई अपॉन डी एल था, राइट। अभी अभी हम लोग ने लिखा था वेलोसिटी रेशियो इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है, उसका रेसिप्रोकल है। तो इफ दिस इज इक्वल टू वी आर, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन वी आर। तो इस ये टर्म की जगह पे मैं मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वी आर लिख सकता हूं, यस। तो फिर मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला मिला हम लोग को। सो एफिशिएंसी इज मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। नाउ एफिशिएंसी पढ़ के क्या मजा आया, इसका क्या फायदा है। सो इसका मतलब ये हुआ, देखो जैसे हम लोग ने मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो का वैल्यूज पता करके हम लोग को समझ में आता है कि ये मशीन का काम क्या है, क्या ये फोर्स मल्टीप्लायर है, क्या हम लोग का काम फटाफट करने में हेल्प करेगा, क्या ये हम लोग के एफर्ट को चेंज करने में हेल्प करेगा, मतलब एफर्ट का डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग को मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो से पता चलती है। एफिशिएंसी से क्या पता चलता है, एफिशिएंसी से ये पता चलता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर किसी ने बोल दिया कि दिस मशीन इज 80% एफिशिएंट, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप उसको 100 जूल्स ऑफ एनर्जी दोगे तो रिटर्न में वो आपको 80 जूल्स ऑफ वर्क करके देगा। 100 जूल्स ऑफ एनर्जी के बदले में आपको 80 जूल्स ऑफ वर्क देगा। तो 80 जूल्स ऑफ वर्क क्या है, दैट इज योर आउटपुट, एंड आपका इनपुट कितना था 100 जूल्स। तो 80 जूल्स दैट इज योर वर्क आउटपुट डिवाइड बाय 100 जूल्स दैट इज योर वर्क इनपुट। तो ये क्या हो गया 0.8 हुआ, यस। और इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो दिस विल बी 80%। तो ये मेरा क्या है, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट था। वर्क इनपुट, दिस इज नथिंग बट माई एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी क्या है, आउटपुट मुझे मैंने कितना इनपुट दिया 100 जूल्स का, आउटपुट मशीन ने कितना दिया 80 जूल्स का, ठीक है। दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो 0.8 आएगा। अगर मुझे परसेंटेज एफिशिएंसी पता करना है तो मैं 0.8 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 80 आएगा। सो माय परसेंटेज एफिशिएंसी इज 80%। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ने जितना एफर्ट डाला ना, उस मतलब हम लोग ने जितना इनपुट एनर्जी दिया उतना आउटपुट नहीं मिला। अगर ऐसा होना चाहिए था ना आइडियली कि मैंने 100 जूल्स ऑफ एनर्जी दिया है तो मुझे 100 जूल्स ऑफ वर्क भी आप करके दो, यस, वो मशीन मुझे करके देना चाहिए, लेकिन नहीं होता है ऐसा। सो दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड, इन रियलिटी देयर इज नो मशीन विच विल गिव यू 100% एफिशिएंसी, कि मतलब मैंने 50 जूल इनपुट दिया तो 50 जूल आउटपुट आ गया, 100 जूल इनपुट दिया तो 100 जूल आउटपुट आ गया, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग एक ऐसा केस कंसिडर करते हैं कि आइडियल केस में, आइडियली मतलब हाइपोथेटिकली, दैट मीन्स इमेजिनरी एक मशीन है जो आपको 100% एफिशिएंसी देगा, दैट इज इमेजिनरी, इट कैन नॉट बी रियल। तो ऐसा क्यों है हम लोग वो समझते हैं, ठीक है। इतना याद रख लो, एफिशिएंसी इज मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो।
ठीक है, और परसेंटेज पूछा तो इंटू 100 यहाँ पे भी कर सकते हो, परसेंटेज एफिशिएंसी पूछा तो इंटू 100, MA/VR इंटू 100 आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इसका मतलब समझते हैं कि एफिशिएंसी 80% है, तो हम लोग ने देखा भाई आउटपुट अपना 80 होगा, इनपुट अपना 100 है, इसीलिए 80% है, राइट। नाउ व्हाई इज नो मशीन 100% एफिशिएंट? आप गैस कर सकते हो कि कोई मशीन 100% एफिशिएंट क्यों नहीं होगा? इट्स वेरी सिंपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अब मैं एक कार के इंजन को 100 जूल्स ऑफ एनर्जी दे देता हूँ, हाउ बाय बर्निंग फ्यूल, ठीक है। मेरे पास एक पेट्रोल कार है, तो उसमें मैंने इतना पेट्रोल, लेट्स से थोड़ा अमाउंट ऑफ पेट्रोल बर्न किया है जिससे 100 जूल्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो प्रोड्यूस हो गया मतलब वो केमिकल एनर्जी को मैंने 100 जूल्स ऑफ एनर्जी में प्रोड्यूस किया है। नाउ दैट 100 जूल्स ऑफ केमिकल एनर्जी से मुझे 100 जूल्स वर्थ ऑफ मोशन मिलना चाहिए, राइट। लेकिन मुझे मोशन उतना नहीं मिलेगा, क्यों? बिकॉज ऑल दैट 100 जूल्स ऑफ एनर्जी विल नॉट बी यूज्ड टू रोटेट द व्हील्स, करेक्ट। अगर वो सारा का सारा एनर्जी व्हील्स को रोटेट करने में यूज हुआ तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो वो कार में क्या होगा, वो जो केमिकल एनर्जी है 100 जूल्स का, ठीक है, लेट्स से 100 ml पेट्रोल को मैंने बर्न किया तो मुझे 100 जूल्स ऑफ एनर्जी मिलना चाहिए, लेकिन मुझे 95 जूल्स ऑफ एनर्जी मिला, क्यों? क्योंकि कंबशन में 5 जूल्स ऑफ एनर्जी मेरा हीट के फॉर्म में एस्केप हो गया। अरे भाई, कार का इंजन को आप रन करोगे तो इंजन हीट अप हो जाता है ना, तो वाई? बिकॉज वो केमिकल एनर्जी को जब आपने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहा तो थोड़ा बहुत एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गया, दैट इज वाई द इंजन गेट्स हॉट, राइट। तो 5 जूल तो मेरा वहां पे चला गया। अब मेरे पास कितना बचा? 95 जूल्स, सॉरी। तो 95 जूल्स में से 5 जूल्स मेरा फ्रिक्शन में चला गया। अब कहाँ पे फ्रिक्शन? फ्रिक्शन, कार के अंदर बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, प्लस द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड, उसको भी आपको ओवरकम करना है, तो उसमें भी थोड़ा एनर्जी खर्च हो गया आपका। सो 95 में से 5 जूल्स तो वहां पे चला गया, तो बचा कितना? 90 जूल्स। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ 90 जूल्स ऑफ एनर्जी मेरा यूज हुआ उस व्हील को रोटेट करने में, बाकी का मेरा 10 जूल्स ऑफ एनर्जी यहाँ वहां पे वेस्ट हो गया, थोड़ा हीट में गया, थोड़ा फ्रिक्शन को ओवरकम करने में चला गया। तो क्या 100 ml फ्यूल बर्न करने पे मुझे 100 जूल्स ऑफ एनर्जी मिला? नहीं, आई गॉट ओनली 90 जूल्स ऑफ एनर्जी। दिस इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो मतलब मेरा आउटपुट एनर्जी कितना आया? 90 जूल्स, ठीक है। दिस इज माय वर्क आउटपुट। मेरा इनपुट कितना दिया था मैंने? 100 जूल्स। तो वर्क इनपुट मेरा कितना है? 100 जूल्स। अब एफिशिएंसी क्या है? वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90 अपॉन 100, यहाँ पे इंटू 100 कर देता हूँ तो परसेंटेज में मिल जाएगा। सो दिस विल बी 90%। तो दैट मीन्स मेरा कार का इंजन कितना है? 90% एफिशिएंट है। सो दिस इज द रियलिटी कि आप कोई भी मशीन अगर आप कंसिडर करोगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मूविंग पार्ट्स होंगे, तो वो मूविंग पार्ट्स को मूव करना है तो मतलब वो पार्ट का जो वजन है, तो दैट द वेट ऑफ द पार्ट, तो उस वेट को भी आपको ओवरकम करना है तब जाके वो मूव होगा, तो उसमें थोड़ा बहुत एनर्जी चला जाएगा। प्लस मतलब कोई भी पार्ट आपका वेटलेस नहीं होगा। फिर अगर स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग्स, अगर स्ट्रिंग्स वाला कोई इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंग्स वाला कोई मशीन है, तो काफी बार आप स्ट्रिंग को खींचोगे तो स्ट्रिंग्स आर नॉट परफेक्टली रिजिड, काफी बार वो स्ट्रेचेबल भी होता है। तो मतलब मैंने 100 जूल्स ऑफ एनर्जी यूज किया। अगर एक रस्सी को, मतलब समझ लो एक स्टोन है, उसको मैंने बांधा है रस्सी से, नाउ आई वांट टू पुल दैट स्टोन, तो मैंने 100 जूल्स ऑफ एनर्जी यूज किया पुल करने के लिए, ठीक है। अभी उसमें से वो स्ट्रिंग है ना परफेक्टली रिजिड नहीं था, वो रस्सी परफेक्टली रिजिड नहीं था। मतलब क्या हुआ, जब मैंने फोर्स लगाया ना, खींचा ना इस तरफ, तो थोड़ा तो पहले तो रस्सी स्ट्रेच हो गया। अब रस्सी स्ट्रेच करने के लिए मेरा कुछ एनर्जी यूज हुआ है, राइट। और जब वो रस्सी स्ट्रेच हुआ उस टाइम पे स्टोन तो मूव नहीं हुआ। तो जब वो स्ट्रेचिंग खत्म हो गया है उसके बाद वो स्टोन मूव होना स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो पहले तो वो रस्सी स्ट्रेच होगा तो थोड़ा एनर्जी मेरा उसमें वेस्ट हो गया। तो मतलब कोई भी स्ट्रिंग जो आप यूज करोगे या कोई भी लिंक्स यूज करो, लिंक्स मतलब अगर एक आपके पास चेन है तो दैट इज अ लिंकेज, टाइप ऑफ अ लिंकेज, तो वो परफेक्टली रिजिड नहीं होता, थोड़ा बहुत आपका
एक्सपेंशन में एनर्जी चला रहा है उसको स्ट्रेच करने में, सो दैट इज अगेन समवेयर वेयर यू आर लूजिंग आउट योर एनर्जी, इनपुट एनर्जी। फिर फ्रिक्शन है, पार्ट्स आर नॉट वेटलेस, दे आर एंड स्ट्रिंग्स आर नॉट परफेक्टली रिजिड, स्ट्रेचेबल होते हैं। और अगर समझ लो रॉड्स है और यहाँ पे एक स्टोन है, यहाँ पे एक रॉड है, उस रॉड को मैं पुश कर रहा हूँ ताकि वो स्टोन भी मूव हो, तो काफी बार ऐसा भी होता है कि पहले जब मैं पुश करता हूँ तो थोड़ा एनर्जी मेरा रॉड को कंप्रेस करने में चला जाता है, थोड़ा रॉड हल्का सा कंप्रेस होता होगा, वी वोंट बी एबल टू सी इट विद आवर नेकेड आई, बट एक्चुअल में हो रहा है, तो थोड़ा एनर्जी उसको कंप्रेस करने में चला गया एंड फिर वो स्टोन मूव होना स्टार्ट हुआ। सो दिस मीन्स कि कोई भी मशीन मेरा 100% एफिशिएंट नहीं होगा, थोड़ा बहुत एनर्जी मेरा यहाँ वहाँ पे लॉस हो ही जाता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ लाइट और मेनी अदर फॉर्म्स, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी मशीन विल नेवर बी 100% एफिशिएंट इन रियलिटी। A 100% efficient machine is an ideal machine. It is a hypothetical machine. It is an imaginary machine. ऐसा machine reality में नहीं होता है, ठीक है। So now we have understood the importance of mechanical advantage, the importance of velocity ratio, and the efficiency. कि ये efficiency से हम लोग को क्या पता चलेगा, ठीक है। अब हम लोग mechanical advantage एंड वेलोसिटी रेशियो के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये नंबर देख के आपको पता चलेगा कि ये फोर्स मल्टीप्लायर है, कि क्या ये गेन इन स्पीड करने में हेल्प करते हैं या फिर सिर्फ ये हमारे एफर्ट को एक कन्वीनियंट डायरेक्शन में चेंज करने के लिए हेल्प करता है। तो ये देख लेते हैं ये कैसे होता है, ठीक है। सो मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, एंड वेलोसिटी रेशियो, इसके 3 इंडिकेटर्स है इसके। मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के वैल्यू को देख के आपको 3 चीजें इंडिकेट होती है, ठीक है। पहली चीज क्या है, वो बताएगा कि आपको फोर्स मल्टीप्लायर है कि नहीं। सेकेंड चीज ये आपको बताएगा कि आपको गेन इन स्पीड में हेल्प कर रहा है क्या, मतलब आपके काम को फटाफट करने में हेल्प करेगा क्या। एंड द थर्ड चीज है कि क्या ये सिर्फ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट दे रहा है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, ठीक है। तो ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा। तो देख, जब आपका मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, इफ इट इज मोर देन 1 तो इसका मतलब ये फोर्स मल्टीप्लायर होगा। तो ये जो रेशियो है ना, लोड अपॉन एफर्ट, वो मोर देन 1 होना चाहिए। तो लेट्स से मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है, MA हैज टू बी ग्रेटर देन 1। तो MA की जगह पे ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, लोड अपॉन एफर्ट हैज टू बी ग्रेटर देन 1, करेक्ट। तो एफर्ट को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, लोड विल बी ग्रेटर देन एफर्ट, करेक्ट। तो जब लोड विल बी ग्रेटर देन एफर्ट तब ये होगा, तो इसकी जगह पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट में, लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट। तो मतलब मैकेनिकल एडवांटेज आपका मोर देन 1 आएगा। अगर मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1 है तो इसका मतलब ये फोर्स मल्टीप्लायर है, मतलब ये मशीन आपके एफर्ट को और मल्टीप्लाई करने में हेल्प करेगा, मतलब आप जो दम लगा रहे हो ना उसमें और ज्यादा ऐड करेगा, हेल्प कर देगा, ठीक है। अब वेलोसिटी रेशियो क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा है, वेलोसिटी रेशियो इज ग्रेटर देन 1। तो वेलोसिटी रेशियो की जगह पे DE अपॉन DL सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो देखो DE अपॉन DL इज ग्रेटर देन 1, तो इसको यहाँ पे भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी DE विल बी ग्रेटर देन DL। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं मैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट विल बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। मतलब जब आपका एफर्ट ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है और कंपैरेटिवली लोड कम डिस्प्लेस हो रहा है, इसका मतलब आपका वेलोसिटी रेशियो इज मोर देन 1।
और अगर वेलोसिटी रेशियो मोर देन 1 है मतलब वो मशीन आपका फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रहा है। समझ में आया? ये वेरी सिंपल, ठीक है, डोंट वरी। अब गेन इन स्पीड के लिए क्या कंडीशन है? तो जब गेन इन स्पीड होगा ना, अगर कोई मशीन आपको गेन इन स्पीड करके दे रहा है तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज विल बी डेफिनेटली लेस देन 1 एंड उसका वेलोसिटी रेशियो विल आल्सो बी लेस देन 1। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड अपॉन एफर्ट, तो ये लेस देन 1 हो। अगर मैंने बोला है मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1 ना, तो इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज की जगह पे लोड अपॉन एफर्ट लिख दूंगा। दिस लोड अपॉन एफर्ट इज लेस देन 1, तो एफर्ट को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? लोड इज लेस देन एफर्ट, करेक्ट। तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जब आपका लोड विल बी लेस देन दैट ऑफ द एफर्ट तो वो आपको मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो जाएगा। और अगर उस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है तो दैट मीन्स दैट मशीन इज हेल्पिंग अस गेट गेन इन स्पीड, मतलब वो हमारे काम को और फटाफट करने में हेल्प करेगा। देखो ना, आप एफर्ट ज्यादा डाल रहे हो, ठीक है, अगर आपको एफर्ट ज्यादा डालना पड़ रहा है तो फिर क्या फायदा हुआ मशीन का? तो यहाँ पे एफर्ट अगर ज्यादा है तो मतलब वो मशीन का फायदा ये है कि आप काम फटाफट कर पा रहे हो। समझ में आया? और अगर आपका एफर्ट कम है, जैसे कि इस केस में एफर्ट कम है, लोड के कंपैरिजन में आप कम एफर्ट लगा रहे हो, तो मतलब वो आपका फोर्स को मल्टीप्लाई करने में हेल्प कर रहा है। अगर आप ही मेहनत ज्यादा कर रहे हो तो फोर्स तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, क्योंकि आप ही ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तो फिर क्या फायदा? तो उसका फायदा ये है कि आप अगर ज्यादा मेहनत कर रहे हो, इफ यू आर पुटिंग मोर एफर्ट देन द लोड, दैट मीन्स यू आर गेटिंग गेन इन स्पीड। तो आप जो ज्यादा एफर्ट कर रहे हो ना, उससे आपकी स्पीड बढ़ रही है उस मशीन के हेल्प से। समझ में आया ये? तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेलोसिटी रेशियो की जगह पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट विल बी लेस देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, मतलब आपका लोड ज्यादा डिस्प्लेस होगा और आपका एफर्ट कम डिस्प्लेस हो रहा है, तो मतलब आपका वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 है, तो मतलब आपका मशीन गेन इन स्पीड में हेल्प कर रहा है। अब यहाँ पे चेंज इन डायरेक्शन में मैकेनिकल एडवांटेज उस मशीन का और वेलोसिटी रेशियो दोनों भी इक्वल टू 1 होगा। मतलब क्या होगा? यहाँ पे लोड विल बी इक्वल टू एफर्ट एंड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अगर ये कंडीशन है मतलब वो मशीन सिर्फ आपको आपके एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प कर रहा है, ना एफर्ट ज्यादा लगाना है आपको, ना एफर्ट कम लगाना है। जितना लोड है उतना ही आपको एफर्ट लगाना है, ठीक है। जितना आपका एफर्ट मूव होगा उतना ही आपका लोड मूव होगा। तो ये इसका एग्जाम्पल कौन सा हुआ? इसका एग्जाम्पल हुआ फिक्स्ड पुली। वो जो वेल वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें जितना आप रस्सी को नीचे खींचोगे उतना ही वो बकेट ऊपर मूव होगा। जितना आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है उतना ही डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड होगा। तो दोनों 1 हो गया, तो वेलोसिटी रेशियो 1 हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो गया। तो जितना आपको लोड है, अभी 10 किलो अगर पानी ऊपर आ रहा है तो 10 किलो का ही आपको एफर्ट लगाना है, तो दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज इज 1। अब गेन इन स्पीड। गेन इन स्पीड का एग्जाम्पल क्या है? हम लोग का जो टेलर है, तो टेलर के पास जो सीजर होता है ना, उससे वो क्या होता है, उसका कपड़ा कट करने के लिए उसका फटाफट हो जाता है, टाइम उसको कम लगता है, क्योंकि टेलर को दिन में बहुत ज्यादा कपड़ा कट करना रहता है, राइट। तो उसमें जो सीजर है दैट विल हेल्प हिम गेट गेन इन स्पीड, फटाफट करने में हेल्प करेगा। तो उस केस में उसका एफर्ट ज्यादा होगा और उसका लोड कम होगा। उसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कम होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ज्यादा होगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। उसका सीजर को अगर आपने नोटिस किया होगा, टेलर के पास इतना बड़ा सीजर होता है, ठीक है, वो एकदम हैवी होता है, मेटल का पूरा, ठीक है। अब वो सीजर का जो कटिंग एजेस जो होते हैं ना, उसकी ब्लेड्स जो होती है, दैट इज लाइक दिस लॉन्ग, ठीक है, ब्लेड्स इतनी लंबी होगी, ठीक है। और उसका जो हैंडल होगा ना, जहां पे वो उंगली फंसाता है, अपना उंगली डालता है, दैट विल बी ओनली दिस मच, ठीक है। तो ये आपका समझ लो, ये डिस्टेंस देखो कितना छोटा है, यहां से लेके यहां तक, एंड
यहां से लेके ब्लेड का टिप देखो कितना है, मतलब वो उंगली को सिर्फ इतने एरिया में घुसा रहा है, मतलब दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, मतलब जब वो फिंगर्स डाल के इसको ओपन करेगा ना, तो इसका ओपनिंग अगर इतना हुआ है, ये ब्लेड्स को उसने इतना ओपन किया, तो सामने ये वाला ब्लेड था ना ज्यादा ओपन हो जाएगा। तो मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इतना है एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कितना है, इतना है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड बड़ा है देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट छोटा है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, मतलब इसका वेलोसिटी रेशियो विल बी लेस देन 1, मतलब ये आपको गेन इन स्पीड में हेल्प कर रहा है। नाउ व्हाट इज अ एग्जांपल फॉर अ फोर्स मल्टीप्लायर? फोर्स मल्टीप्लायर के लिए आपको शियर्स देखना होगा। Now what are shears or what is a shear? ठीक है, shear एक सेम एक ब्लेड है, ऐसा ही एक सिजर टाइप का ही है इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उसमें कहानी थोड़ा अलग है और उसका यूज भी अलग है। तो ये मैं shear बनाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, अभी लेट्स सी वो कैसा बनता है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये जो है उसकी ब्लेड्स है, ठीक है, ये जो है उसके ब्लेड है और ये जो है ना उसके हैंडल्स है। तो मतलब यहाँ पे सीजर में क्या आपको उंगली उसके अंदर डालना रहता है ना, ये होल के अंदर उंगली डालता हूँ, इसमें ऐसा इसके अंदर उंगली नहीं डालना, इसको ऐसे पकड़ना होता है। ठीक है, तो अभी इसको मैं क्या ऐसे पकड़ रहा हूं और ऐसे मूव करूंगा। ठीक है, तो ये कहां पे यूज होता है? दिस इज यूज्ड टू कट मेटल शीट्स। अभी देखो, अगर एक शीट ऑफ मेटल है तो वो अपने हाथ से तो फटने वाला है नहीं, करेक्ट? तो आपका ताकत से आप उसको टेयर नहीं कर पाओगे। सो यू विल नीड अ फोर्स मल्टीप्लायर जो आपकी ताकत को मल्टीप्लाई कर सके। सो वी विल नीड अ फोर्स मल्टीप्लायर, एक ऐसा मशीन जो हमारे फोर्स को मल्टीप्लाई कर सके। सो दैट इज द शीयर। अभी क्या होगा, उसमें हैंडल इतना बड़ा होगा लेकिन ब्लेड इतना सा ही होगा, कटिंग ब्लेड है ना इतना ही है, एंड हैंडल उसके लिए इतना बड़ा दिया है। तो अभी देखो, जब आप वो हैंडल को इतना बड़ा ओपन करोगे ना, तब तो उसका ब्लेड सिर्फ इतना सा ओपन हुआ रहेगा। तो और फिर उसको आप एकदम दम लगा के ऐसा करोगे तो वो मेटल शीट को कट करेगा वो। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, एंड यहां से लेके मतलब सॉरी एंड यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अभी यहाँ पे लोड कौन होगा? यहाँ पे जो मेटल का शीट दिया है ना, तो मेटल का शीट जो रेजिस्टेंस दे रहा है, अपने हाथों से नहीं फट रहा, तो मतलब वो रेजिस्टेंस दे रहा है। सो दैट रेजिस्टेंस इज द लोड। तो जो मेटल का शीट है दैट इज द लोड, एंड जो हैंडल्स पे हम लोग जो दम लगा रहे हैं ना दैट इज आवर एफर्ट। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इतना ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इतना सा है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज स्मॉल देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो मतलब इसका वेलोसिटी रेशियो मोर देन 1 होगा, तो मतलब यहाँ पे फोर्स मल्टीप्लायर होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग एफर्ट कम लगा रहे हैं लेकिन हमारा लोड ज्यादा है। देखो जो मशीन है उस पे हम लोग तो एक इंसान समझ लो, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ 100 न्यूटन्स का ही फोर्स लगा पाता हूँ, मैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो मैं मैक्सिमम कितना एफर्ट लगा पाऊंगा? 100 न्यूटन्स। अब वो जो मेटल का शीट है वो कितना रेजिस्टेंस दे रहा है मुझे? सो लेट्स से उसका जो रेजिस्टिव फोर्स है दैट इज 1000 न्यूटन्स। अब मैं तो 100 ही लगा पा रहा हूँ और शीट मेटल का रेजिस्टेंस कितना है? 1000 न्यूटन का है, तो मेरे से तो फटने वाला है नहीं। तो मैं क्या करूंगा? एक शेयर को लेके आऊंगा। तो शेयर क्या करेगा? मेरे एफर्ट को मल्टीप्लाई कर देगा। तो मतलब मेरा एफर्ट तो है 100 न्यूटन ही, लेकिन वो 100 न्यूटन से भी मैं 1000 न्यूटन की शीट वाली रेजिस्टेंस को मैं कट कर सकता हूँ। सो माई एफर्ट विल बी लेस, लेकिन मेरा लोड का रेजिस्टेंस ज्यादा है, so that means my mechanical advantage is 1, so that means it is a force multiplier। तो ये हमारा force multiplier होगा shears। यहाँ पे gain speed एग्जाम्पल कौन होगा? scissors। एंड यहाँ पे कौन सा है चेंज इन डायरेक्शन के लिए? फिक्स पुल। सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, सो विद दिस वी कंप्लीट मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो
एफिशिएंसी, हम लोग ने ये देखा कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो की अलग अलग वैल्यूज से उस मशीन का फंक्शन पता चलता है, वेदर इट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर, वेदर इट इज हेल्पिंग अस गेट गेन इन स्पीड, और इट इज जस्ट हेल्पिंग अस चेंज द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट. ठीक है. So in this lecture we'll conclude till here. In the next class we will do some numericals based on velocity ratio, mechanical advantage, efficiency, and then we'll move forward to the next topic which is levers. ठीक है. एंड उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है दैट इज पुलीज. उसमें भी बहुत अलग अलग टाइप के पुलीज हम लोग को अंडरस्टैंड करने होंगे. ठीक है. सो विल कंक्लूड टुडेज लेक्चर. आई होप आपको ये पसंद हो. येस, आई एम डूइंग दिस लेक्चर अगेन बिकॉज वो प्रीवियस वीडियो गलती से मेरा डिलीट हो गया था, तो मेरे को वापस से पूरा मेहनत करना पड़ा. So I hope you like the video and please go through this part in the textbook. यहाँ तक पढ़ लो, देखो आपको कुछ नया चीज़ मिलता है क्या टेक्स्ट बुक में. And we'll continue with exercise 3A, okay, in the next class. Thank you. Bye.